हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म कुंती कुशवाहा बाय एसएसटी में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। आपके क्लास 8 की जो सिविक्स की किताब है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो हमारी समझ विकसित करता है, हमें एक समझदार नागरिक बनाता है और हमें हमारे अधिकारों से जो है वो परिचित कराता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है और किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और संविधान के कुछ की फीचर्स की बात करेंगे यानी प्रमुख लक्षण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे संघवाद यानी फेडरलिज्म के बारे में, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में और देखेंगे कि सरकार की शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान क्या होता है, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, किसी देश का संविधान क्या होता है। तो आप सभी ने फुटबॉल खेला होगा, है ना। फुटबॉल के खेल का एक नियम होता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी फुटबॉल को हाथ से नहीं छू सकता या हाथ से नहीं खेल सकता। अगर खिलाड़ी एक दूसरे को बॉल को एक दूसरे को हाथ से क्या करने लगे, पास करने लगे, तो क्या वो खेल फुटबॉल होगा? नहीं। ऐसे ही कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, आपका पसंदीदा कोई भी खेल ले लो। ठीक है, सब में क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उन्हें खेलने के लिए, है ना। ऐसे ही किसी देश को चलाने के लिए, किसी समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रूल, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून या नियम होता है। किसी देश को चलाने के लिए जो सबसे बड़े नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो किस में लिखे होते हैं? संविधान में। संविधान हमें बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे और सरकार क्या कर सकती है। तो संविधान हमें क्या क्या बताता है कि सरकार कैसी होगी और किसी भी देश में जो नागरिक होंगे उनके अधिकार क्या होंगे और सरकार क्या कर सकती है उस देश में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून या नियम है। समझ में आया? आगे चलें, आगे देखते हैं किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसमें देखो 3 ठो कहानी दी है, पहले उनसे समझते हैं। ठीक है, तो सुरेश नाम का एक लड़का है जो क्या है, कक्षा का मॉनिटर है। अब उसकी अध्यापिका ने कहा कि तुम कक्षा को संभालो जब तक मैं क्लास के बाहर से आती हूँ। ठीक है, तो सुरेश क्या करता है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। उसे अनिल नाम के लड़के से चिढ़ है, ठीक है, तो वो अनिल का नाम लिख लेता है और बोलता है तुम्हें तो मैं मैडम जी से बताऊंगा, मैम से बताऊंगा, है ना। तो मैम जब आती हैं तो उन्हें सुरेश बोलता है कि मैम, जो अनिल था वो क्लास में सबको परेशान कर रहा था और आवाज कर रहा था। तो उसकी मैम ने उसे क्या दी, सजा दी। उसे 100 बार लिखने को कहा कि आज से तुम मॉनिटर को परेशान नहीं करोगे, आज से तुम मॉनिटर को परेशान नहीं करोगे। तो अनिल क्या है, बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन सुरेश ने अपनी शक्तियों का क्या किया, गलत इस्तेमाल किया।
तो संविधान हमें क्या करता है कि संविधान सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करता है कि कोई भी जो सरकार यानी सत्ता पर बैठा है वो क्या ना करे, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, है ना। दूसरी कहानी है कि एक स्कूल में क्या है, लड़के और लड़कियां वो क्या कर रहे हैं, खेलते हैं। तो लड़कियां बोलती हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलें। तो लड़के बोलते हैं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो लड़कियां बोलती हैं नहीं वॉलीबॉल खेलते हैं। लड़के बोलते नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे, जो तुम्हें करना है कर लो। तो टीचर देखती हैं, तो टीचर ने बोला चलो वोटिंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोटिंग होंगी जिस खेल की सब वही खेलेंगे। अब लड़कियां चाहती हैं वॉलीबॉल, लड़के चाहते हैं क्रिकेट। अब लड़कियों की संख्या जो है वो है 30%, ठीक है, कक्षा में, और लड़कों की है 70%। तो स्वाभाविक है जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही जीतेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ। जो बहुसंख्यक थे, है ना, वो क्या किए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ। तो संविधान हमें क्या करता है, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसे ही तीसरी कहानी है कि शबनम नाम की एक लड़की है, उसका कल पेपर है। अब उसे उसका फेवरेट शो चल रहा है टीवी में, ठीक है। वो सोच रही है कि मैं टीवी देख लूं, लेकिन उसे लगता है कल मेरा पेपर है, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो पेपर में फेल हो जाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्यों परेशान हो, तो वो बोलती है कल मेरा पेपर है लेकिन मुझे लगता है मैं टीवी देख लूं। तो उसने अपने फैमिली से बोला कि अगर आप लोग भी टीवी नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, टीवी बंद कर दिया। तो संविधान जो होता है वो क्या करता है, देश को जल्दबाजी और गलत फैसलों से बचाता है। बचाने वाला क्या करता है, स्थायी नियम प्रदान करता है। तो जब संविधान, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि वह क्या करे, संविधान की शक्तियों पर नियंत्रण रख सके, है ना। और जो अल्पसंख्यक है, जिन समुदायों की संख्या कम है, उनके अधिकारों की क्या कर सके, रक्षा कर सके, और गलत फैसलों से क्या कर सके, बचा सके। इस गलत फैसलों से लोगों को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। ये समझ में आया। आगे चले, नेपाल का संविधान। नेपाल में पहले क्या था, राजतंत्र थी, मोनार्की थी। लेकिन नेपाल के लोग चाहते थे नेपाल को लोकतंत्र बनाना, यानी एक लोकतांत्रिक संविधान बनाना। तो पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र, यानी शासन, जो शासन था वो किसका था, राजा का था। जो शक्तियां थी, जो संविधान देश को चलाने की शक्तियां थी वो किसके पास थी, राजा के पास। उस समय का जो संविधान था, ठीक है, उसका सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती थी, राजा के पास। लेकिन जो नेपाल की जनता थी उसे क्या बनाना चाहती थी, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, जिसमें जो देश को चलाने की शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, जनता के पास। जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ठीक है। वर्ष 2006 के जन आंदोलन के बाद क्या हुआ, राजतंत्र समाप्त हो गया। अब पुराने संविधान के नियम नए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त नहीं रहे, इसलिए 2015 में नेपाल में क्या बना, एक नया संविधान बना, लोकतांत्रिक संविधान बना देश को चलाने का, ठीक है। आगे चले, आगे देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसे, हमें देश को चलाने के लिए, ठीक है, संविधान की आवश्यकता होती है ताकि हम क्या कर सकें, देश में शांति व्यवस्था बनाए रख सकें, किसी भी देश को शांति से चलाया जा सके। ये बताओ, जब एक खेल को खेलने के लिए, ठीक है, एक खेल खेलने के लिए इतने सारे रूल्स होते हैं, है ना, नियम होते हैं, किसी समाज को चलाने के लिए नियम होते हैं, तो फिर एक देश जो इतना बड़ा होता है उसे चलाने के लिए नियम तो होने चाहिए। नहीं क्या करेंगे, सब लोग एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे, सब लोग एक दूसरे से मारपीट करेंगे। तो क्या होता है, देश क्या करता है, वो नियम तय करता है किसी देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। सभी नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए, देश के सभी नागरिकों को क्या मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। सरकार की शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। जो सरकार होती है उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। कैसे,
भारत में पता है भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जो क्या करता है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। मतदान होते हैं ना, वोट होते हैं अपने किसको चुनने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। कि अब क्या वो लोग जो जनता है, ठीक है, क्या उनके भरोसे पर प्रतिनिधि खरे उतरते हैं? नहीं, कोई ताकि प्रतिनिधि क्या करें, अपने शक्तियों का गलत प्रयोग ना करे। जैसे सुरेश अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहा था ना, वैसे ही कोई प्रतिनिधि अपने शक्तियों का गलत प्रयोग ना करे। तो संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करता है, यानी सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करता है, स्वतंत्रता, उन्हें देश में कहीं भी रहने घूमने फिरने की आज़ादी देता है और सबको इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार देता है। ठीक है, तो समझ में आया कि हमें या किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान जो था 1934 में संविधान का विचार आया। अब ऐसा नहीं है कि संविधान अब एक तरह से क्या होना चाहिए, अचानक संविधान, देश में अचानक संविधान बनाने का विचार आया। कई देशों के पास पहले से संविधान थे, ठीक है, लेकिन जब भारत क्या होने वाला था, आजाद होने वाला था, दूसरा विश्व युद्ध आने वाला था। ठीक है, तो 1934 का समय था। तो क्या आया, लोगों के पास संविधान सभा का विचार आया। 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में टोटल 300 लोगों ने क्या किया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्या किया, संविधान को बनाने। ठीक है, संविधान को बनाने में ये समय लगा, मतलब संविधान को बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट यानी अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया, अपना लिया। और पूरे 2 महीने बाद क्या किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू कर दिया। अब जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे सर्वोच्च और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो बहुत सी विविधताओं से भरा है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, है ना। तो उस देश को चलाने के लिए इतना बड़ा संविधान बनाया गया है। वहाँ हर नागरिकों की अधिकारों की बात कही गई, ठीक है, और देश को कैसे चलाया जाए ये सारी चीजें संविधान में लिखी गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब भारतीय संविधान के कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, जिसमें हम पढ़ेंगे संघवाद यानी फेडरलिज्म। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सांसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा, जो संविधान में शक्तियां हैं, ठीक है, संविधान में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के बारे में। तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संघवाद यानी फेडरलिज्म। संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म संघवाद क्या होता है। तो भारत में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में एक से अधिक स्तर की सरकारें हैं। ये बताओ, अगर किसी भी देश में जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति को सौंप दी जाएं तो क्या वो देश को अच्छे से चला पाएगा। आप ऐसे सोचो कि अगर आपके स्कूल की, ठीक है, सारे काम आपके प्रिंसिपल को सौंप दिया जाए कि पढ़ाना है, पेपर लेना है, कॉपी चेक करना है, तो
क्या अच्छे से स्कूल की व्यवस्थाएं चल पाएंगी? एक व्यक्ति उन सारी व्यवस्थाओं को चला पाएगा? नहीं, है ना। तो क्या किया गया? शक्तियों का संघवाद बनाया गया, जिसमें जो शक्तियां हैं उन्हें बांटा गया। अब समानता 2 स्तर की सरकारें बनाई गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संविधान में दोनों सरकारों की शक्तियों का क्या किया? शक्तियां और दोनों को क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या करती हैं? काम करती हैं। जो केंद्र सरकार है वो केंद्र के लिए, और राज्य सरकार जो है वो राज्य की व्यवस्थाओं के लिए काम करती है। ठीक है। कोई भी सरकार दूसरी सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया है। तो इससे ये नहीं है कि अगर केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है, राज्य सरकार कोई भी फैसला लेती है, तो केंद्र सरकार उस पर क्या करेगी? दखल अंदाजी करेगी। ऐसा नहीं है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों पर काम करें, और दोनों अपने अपने राज्य सरकार को चलाए, एक केंद्र सरकार को चलाए। ठीक है। आगे चलते हैं। सांसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं कि सांसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यानी इसमें कोई राजा नहीं होता, जनता खुद अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव करती है। वोट होते हैं, है ना, हर 5 साल 6 साल में मतदान होते हैं ना, वोटिंग होती है ना। किस लिए होती है? एक वयस्क नागरिक जो 18 साल का एज, ठीक है, जिसने 18 साल की जिसकी आयु है, वो क्या करता है? वोट डालता है और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। जिसके सबसे अधिक बहुमत होते हैं जिस प्रतिनिधि के, उसे क्या दिया जाता है? उसे सत्ता को चलाने का, यानी संसद के लिए उत्तरदायित्व होता है, यानी सत्ता के चलाने की उसको क्या मिलती हैं? शक्तियां मिलती हैं। ठीक है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली समझ में आई। आगे चलें, आगे देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, भारतीय संविधान शासन की शक्तियों का क्या करता है? विभाजन करता है। जो शासन है वो प्रमुख रूप से 3 अंग हैं। शासन के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या होती है? जो कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है। यानी किसी भी अगर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह न्यायपालिका पे क्या कर सकता है? अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है। तो भारत में क्या, संविधान में क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। किसी एक के पास शक्तियां नहीं रखी गई, उसे शक्तियों का बंटवारा करके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दी गई, है ना। जो क्या करता है? एक कानून बनाता है और दूसरा कानूनों को लागू करता है और तीसरा कानूनों की रक्षा करता है। तीनों अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं, यानी कोई एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करता। इससे किसी एक संस्था के पास सभी शक्तियां नहीं होती। यह व्यवस्था लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत बनाता है। यानी जो लोकतंत्र है उसको क्या करता है? मजबूत बनाता है। ठीक है। आगे चलें, आगे देखते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अगर भारत में कोई नागरिक जन्म लेता है, ठीक है, तो उसे जन्म से ही भारत के संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जो उसको क्या करते हैं? उसके अधिकारों का हनन होने से उसे बचाते हैं। उसे बहुत से प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं। अगर भारत में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, यानी जन्म से ही ये अधिकार मिलते हैं मौलिक, जिनका हनन कोई नहीं कर सकता या कोई भी उन अधिकारों को से उस व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता? वंचित नहीं कर सकता। ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को क्या करता है? मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं।
जो ये अधिकार होते हैं वो किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता और उसकी गरिमा का क्या करते हैं, गरिमा की रक्षा करते हैं। कोई भी सरकार इन अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह क्या कर सकता है, मैंने बताया ना, न्यायालय में वह अपनी न्यायालय की सहायता ले सकता है, यानी न्यायपालिका में अपने अधिकारों की क्या कर सकता है, मांग रख सकता है। ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की क्या है, आधारशिला है। आगे चलें, आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, यानी सभी नागरिकों के साथ समानता, किसी के साथ उसके जाति, लिंग यानी धर्म के जाति, लिंग, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगर वो भारत में जन्म है तो वो सरकार के लिए क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के सभी नागरिकों को अपनी बातों को रखना, ठीक है, बात करना, वाद विवाद की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, हम किसी भी व्यक्ति से क्या जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऐसे काम में नहीं लगा सकते कारखानों में जहां खतरा हो। ठीक है, या किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। धर्म की स्वतंत्रता, भारत में अगर कोई भी नागरिक जन्म लेता है तो वो क्या कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको अपने धर्म अपना सकता है। बस एक शर्त होती है कि वो किसी भी धर्म की क्या ना करे, बुराई ना करे। उसे जो धर्म पसंद है वो उस धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है और उसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। ठीक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संस्कृति, अब भारत के सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति या धर्म को अपनाने का अधिकार है। ठीक है, और उनके अनुसार शिक्षा, ठीक है, वो उनके अनुसार शिक्षा ले सकता है। बस ये कि अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है, ठीक है, तो वो हिंदुओं के किसी भी शैक्षिक या किसी भी धर्म का अपमान ना करे। कोई भी धर्म हो वो किसी भी धर्म का क्या ना करे, अपमान ना करे। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है कि ये जो सभी 5 अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय में क्या कर सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। ये अधिकार देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। आगे चले, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप सभी को पता है भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बाहर बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए तो भारत को बोलते हैं विविधताओं से भरा हुआ देश, है ना। तो बहुत सारे क्या है, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। जो भारत का कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं है। भारत में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत के संविधान ने अपना कोई धर्म नहीं अपनाया। ठीक है। सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, उनका पालन करने और उनका प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। संविधान किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ना संविधान का कोई अपना धर्म है, ना वो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करता कि आप इस धर्म के अनुसार इस धर्म को अपनाइए। उसका कोई एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।